So electronics is the branch of physics in which we study the flow and control of electrons through semiconductor. सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है और कैसे उस फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो हम सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, देन बायसिंग क्या होता है और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में क्या फ़र्क है, एंड रेक्टिफिकेशन क्या होता है, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ये एमडी कैट से रिलेटेड जो कोर्स कंटेंट है वो है और इसी को ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है वो इससे पिछले चैप्टर फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में आप देख चुके हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनमें क्या फ़र्क है। कंडक्टर allows the flow of करंट। कंडक्टर में से करंट गुजर सकता है और कंडक्टर मेटल्स होते हैं। अब इससे पिछले चैप्टर में आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी और एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक एक जो बैंड आखिरी बैंड होता है एटम का उसे कहते हैं वैलेंस बैंड, और इस वैलेंस बैंड से ऊपर एक बैंड होता है जिसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उनमें से करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स जो हैं इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत करीब होते हैं, इनमें बहुत कम फासला होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और मेटल्स में से करंट या कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो नॉर्मली तो नहीं करता, बट ये अलाउ करते हैं करंट को टू फ्लो अंडर सर्टेन कंडीशंस। यानी अगर हम कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, करंट पास कर सकता है सेमीकंडक्टर्स में से भी। और सेमीकंडक्टर्स में ये कंडीशंस क्यों दी जाती हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इसके दरमियान गैप होता है जिसे कहते हैं फॉरबिडन गैप, और इस गैप को इलेक्ट्रॉन्स पार नहीं कर सकते और वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते जब तक कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी ना दी जाए। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो ये इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट पास करना शुरू कर देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में कुछ एनर्जी देकर हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं। क्यों एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान फॉरबिडन गैप मौजूद है, और ये फॉरबिडन गैप जो है वो चंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ये फॉरबिडन गैप होता है, और इस फॉरबिडन गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और सेमीकंडक्टर में से करंट पास करता है। बट जो इंसुलेटर्स हैं दे डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो।
इनमें से करंट पास नहीं करता। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उसमें बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिल पाती तो इंसुलेटर्स में से करंट फ्लो नहीं करता। तो वैलेंस बैंड थ्योरी के मुताबिक कंडक्टर्स वो हैं जिनमें से करंट पास कर सकता है, और ये मेटल्स होते हैं। इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत मामूली सा गैप होता है और इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस और कंडक्शन बैंड में गैप मौजूद होता है और वो गैप उस वक्त क्रॉस किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए। तो सेमीकंडक्टर्स भी सर्टेन कंडीशन में करंट को फ्लो करवाते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा होता है, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता। हमने सेमीकंडक्टर्स को देखना है। सेमीकंडक्टर्स फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। अब सेमीकंडक्टर्स जब प्योर हो, यानी प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, इनके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट शामिल ना हो, किसी और एलिमेंट की कंटेमिनेशन ना हो, तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। बट अगर इनमें कोई दूसरे एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जिनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ये पी टाइप भी हो सकते हैं और ये एन टाइप भी हो सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर उस वक्त बनेगा जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से मुराद है कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो, जो 3 बॉन्ड बना सकता हो, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है। तो जब हम सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या होगा कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, बट जो चौथा इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का वो उसके साथ कोई भी पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर बना लिया, बट सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ कोई पेयर नहीं बन सका। तो यहाँ पर क्रिएट होगा होल पैदा हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इनमें होल्स मौजूद होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर उस वक्त बनता है जब कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। पेंटावैलेंट से मुराद है जिसकी वैलेंसी 5 हो, यानी 5वें ग्रुप का कोई एलिमेंट, जैसे कि फास्फोरस। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या होगा, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि फास्फोरस पेंटावैलेंट है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर्ड हो जाएंगे, बट फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहेगा।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इनमें होल्स मौजूद हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मौजूद होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर उस वक्त बनता है जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर उस वक्त बनता है जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए। ये जो इम्प्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस है इसे कहते हैं डोपिंग। एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर देना कहलाता है डोपिंग, और वो मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी ऐड हो गई है वो कहलाएगा डोप्ड मटेरियल। डोप्ड मटेरियल। तो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा था कि इंट्रिंसिक के अंदर कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती थी या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती थी, यानी उसकी डोपिंग की जाती थी और उससे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स बनते थे। नेक्स्ट इज डायोड। डायोड क्या होता है? डायोड उस वक्त बनता है जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिला दिया जाए। पी टाइप में होल्स ज़्यादा तादाद में होंगे जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होंगे। पी टाइप उस वक्त बना था जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी और उसमें होल्स मौजूद थे, और एन टाइप उस वक्त बना था जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर डायोड। और सेमीकंडक्टर डायोड में सेंटर में एक रीजन बनता है जिसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और वो क्यों बनता है कि जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाया है तो एन टाइप में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके आएंगे पी टाइप में, और पी टाइप में आने के बाद होल्स जो हैं उनके साथ मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर छोड़ कर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जब वो यहाँ पर होल से आकर मिलेंगे तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो सेंटर में एक रीजन बनेगा जिसे कहेंगे डिप्लीशन रीजन। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एक रीजन बनेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे, और ये चार्जेस फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोक देंगे, और इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसे डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, इसे पीएन जंक्शन भी कहते हैं। पीएन जंक्शन भी कहते हैं, और इसी को ही पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये रीजन डिप्लीशन रीजन कहलाता है, या फिर पीएन जंक्शन कहलाता है, या फिर पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। और इस डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। चार्ज कैरियर्स नहीं, चार्जेस मौजूद हैं, यानी ये मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पर ही चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर फ्लो को रोक देते हैं। और ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, अगर हम सिलिकॉन के केस में देखें कि हमने सिलिकॉन का पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको मिलाया था, तो सिलिकॉन के केस में ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का होगा, जबकि जर्मेनियम के केस में यही पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का होगा। यानी अगर हमें सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है एन टाइप से पी टाइप में, तो हमें एटलीस्ट इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा 0.7 वोल्ट का, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एन टाइप से पी टाइप में, यानी करंट फ्लो कर पाएगा कंडक्टर में से। अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है,
अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, अगर 0.7 से कम होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं और इस सेमीकंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो तब क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो करता है। अभी हम देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में क्या फ़र्क है बैटरी को जब अटैच किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर इसका ग्राफ बनाकर शो करवाने के लिए मैं जो है ये दिखा रहा हूँ कि जब इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यानी करंट फ्लो उस वक्त नहीं होगा जब वोल्टेज ज़ीरो हो या वोल्टेज जो है वो 0.1 2 3 4 5 7, जब तक 0.7 नहीं आएगा तब तक जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। बैटरी के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है, बैटरी के ज़रिए में इसके दो एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो 0.7 पर जाकर एक जो है वो हमारे पास लाइन आएगी जो कि स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी, यानी इसका मतलब है करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो ये जो 0.7 वोल्ट है ये है इसका पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का, और अगर हम जर्मेनियम के केस में देखेंगे तो यहाँ पर 0.3 वोल्ट से करंट स्टार्ट होगा, यानी 0.3 वोल्ट तक हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन जो है वो करंट स्टार्ट होगा। तो ये पीएन जंक्शन और डायोड। नेक्स्ट इज बायसिंग। बायसिंग कहते हैं कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड के अक्रॉस बैटरी को अटैच कर देना, जोड़ देना, उसे कहते हैं बायसिंग। और ये बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग उस वक्त होगी अगर हम डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ें और डायोड के एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ें। फॉरवर्ड बायसिंग उस वक्त होगी जब पी टाइप जुड़ेगा पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप जुड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसके केस में क्या होगा कि बैटरी का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को इस साइड पर लाकर जो है वो डिपॉजिट करेगा और वो पॉजिटिव चार्जेस इन होल्स को पुश करेंगे आगे की तरफ। इसी तरह बैटरी का नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लाकर डिपॉजिट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम चार्जेस होने की वजह से यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धकेलेंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे और जब यह पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी से अप्लाई किया इन दोनों एंड्स पर ये 0.7 से ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो करंट है वो फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में से, और उस वक्त फ्लो करता है जब बैटरी से दिया जाने वाला जो पोटेंशियल है वो इतना हो कि वो पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो जाए। जबकि रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग के केस में जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो एन टाइप रीजन के साथ जोड़ा जाता है और बैटरी का नेगेटिव एंड पी टाइप के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या होगा, जो वो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और ये जो डिप्लीशन रीजन था ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, कोई चार्जेस जो है चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाएंगे, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो रिवर्स बायसिंग के केस में जो पी टाइप है
वो जुड़ा हुआ होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप जुड़ा हुआ होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो फॉरवर्ड बायसिंग थी उसमें क्या था कि डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया था, श्रिंकिंग हो गई थी, श्रिंकिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में पी टाइप पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ था, एन टाइप नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ था, और दोनों तरफ से जो चार्ज कैरियर्स थे उन्हें पुश किया जा रहा था, तो डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ स्मॉल हो गई थी पी टाइप में। जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ कम हो जाती है, जबकि रिवर्स बायसिंग में जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ जाती है। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कम हो जाएगा, और चार्ज कैरियर्स का फ्लो कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता सेमीकंडक्टर में से, थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, और वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, उसे कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई थी, जो चार्ज कैरियर्स थे उन्हें पुश किया जा रहा था दोनों तरफ से, और वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके फ्लो कर रहे थे और करंट फ्लो कर रहा था। और जो फॉरवर्ड बायसिंग है इसमें जो करंट होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और रिवर्स बायसिंग के केस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और उसे कहते हैं लीकेज करंट। और हम रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बनाकर देखें तो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ वही था जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। इसमें करंट थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, जब सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट आए तो तब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और अगर जर्मीनियम है तो 0.3 वोल्ट से करंट स्टार्ट होगा। और इसका फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, जबकि रिवर्स बायसिंग का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसमें थोड़े बहुत करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, और जब -25 वोल्ट आएगा तो करंट जो है वो तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये पॉइंट, ये -25 वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायसिंग के केस में पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, और वो करंट कहलाता है लीकेज करंट, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। और जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और उस पर जो है वो करंट ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया बायसिंग। देन इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो अमल है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो कि
जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। बैटरी की पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही होती है, इसी सोर्स में बैटरी की पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही होती है और इसी करंट जो है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है। एक हाफ साइकिल में अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अगले हाफ साइकिल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसी सोर्स से पैदा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये इसी सोर्स का सिंबल है और लेफ्ट से ये रजिस्टर है और इसके साथ हमने एसी सोर्स को जोड़ा है। एसी सोर्स में हाफ साइकिल में एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है। करंट, कन्वेंशनल करंट जिसकी हम बात करते हैं वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो करता है। तो हाफ साइकिल में अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो अगली हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा सोर्स कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और ये जो करंट है जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ साइनसोइडल ग्राफ होता है और वो ग्राफ इस तरह से आता है। ये कंप्लीट साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट की। हाफ साइकिल में अगर वो पॉजिटिव रहा है तो अगली हाफ साइकिल में वो नेगेटिव होगा। और इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो दो दफ़ा अचीव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैक्सिमम वोल्टेज एक पॉजिटिव पीक में आता है और एक नेगेटिव पीक में आता है। और डीसी करंट किसे कहते हैं? विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हाफ वेव में ये ग्राफ इस तरह से आता है और फुल वेव अभी हम देखेंगे तो उसमें इस तरह से ग्राफ आता है डायरेक्ट करंट का। इसमें अगर हम देखें तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नीचे वाली साइड नहीं है जो कि अल्टरनेटिंग करंट में थी, नेगेटिव वाली साइड। इसमें सिर्फ करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ऐसे करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है रेक्टिफिकेशन के अमल से। और ये रेक्टिफिकेशन के अमल में हम इस्तेमाल करेंगे डायोड को। तो रेक्टिफिकेशन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो अल्टरनेटिंग करंट की पूरी वेव थी, एक साइकिल थी, उसका सिर्फ हाफ जो है वो हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे और एक हाफ जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि अल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ हाफ वेव इसमें आ रही होगी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है, एक सेमीकंडक्टर डायोड इस्तेमाल किया जाता है। और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसी का सोर्स है और इसके साथ हमने जोड़ना है सेमीकंडक्टर डायोड को। ये सिंबल है सेमीकंडक्टर डायोड का, ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल होता है। इसमें ये वाली साइड शो कर रही होती है पी टाइप का और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये शो कर रही होती है एन टाइप का। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ सेमीकंडक्टर डायोड को जोड़ दिया। इसमें जब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो दिया जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है जब अल्टरनेटिंग करंट देगा तो इसकी हाफ साइकिल में एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड
नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो करेगा नेगेटिव एंड की तरफ, तो क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव एंड पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव एंड एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाली साइड पी टाइप है, ये मैंने यहाँ पे बताया, ये ट्रायंगल वाली साइड पी टाइप और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है एन टाइप। जब हाफ साइकिल में जब बैटरी का पॉजिटिव पी के साथ जुड़ा हुआ होगा और नेगेटिव एन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और फॉरवर्ड बाइस के केस में करंट फ्लो करता है डायोड में से, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा और हमारे पास ये वाली साइकिल आएगी। अल्टरनेटिंग करंट की जो पॉजिटिव वाली साइकिल थी वो आएगी। लेकिन जब अगली हाफ साइकिल आएगी यानी ये वाली, तो एसी सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट फ्लो इस तरफ से करेगा और इस केस में बैटरी का नेगेटिव पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है और बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है। और जब नेगेटिव पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ तो तब सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है और रिवर्स बाइस के केस में करंट फ्लो नहीं करवाता डायोड। तो क्या होगा, ये वाली साइकिल जो है इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। जो पहले वाली डायरेक्शन थी उसमें तो करंट फ्लो करके गया क्लॉकवाइज, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस्ड है, तो ये वाली साइकिल नहीं आएगी। फिर दोबारा से अगली वेव जब स्टार्ट होगी, अगली साइकिल जब स्टार्ट होगी तो ये एसी सोर्स दोबारा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो दोबारा से करंट फ्लो करेगा। इसमें से ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो इसमें से करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। लेकिन जब अगली हाफ साइकिल आएगी तो दोबारा से ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसके केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये नेगेटिव वाली जो हाफ साइकिल है वो नहीं आ रही, सिर्फ पॉजिटिव वाली हाफ साइकिल आ रही है और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज आ ही नहीं रहा था। और जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करवा दिया। और अल्टरनेटिंग ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है इसमें जो एसी सोर्स की टाइम पीरियड होगा वही डीसी सोर्स का जो डीसी करंट है उसका भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, यानी टाइम पीरियड सेम रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट का जितना टाइम पीरियड था उतना ही टाइम पीरियड जो है वो डीसी करंट का भी होगा, जितना टाइम पीरियड इनपुट का था अल्टरनेटिंग करंट का था उतना ही टाइम पीरियड आउटपुट का भी होगा, यानी डीसी करंट का भी होगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी एसी करंट की थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी डीसी करंट की भी होगी। तो इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता। और इसकी जो वोल्टेज होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसका फार्मूला क्या होता है? अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फार्मूला देखें तो इसके केस में हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, इस साइड पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर वोल्टेज फिर ज़ीरो हो गया और यहाँ पर वोल्टेज भी ज़ीरो है। तो ये वाली एक कंप्लीट जो इसकी साइकिल बन रही है उसमें वोल्टेज 3 पॉइंट्स पर ज़ीरो है और 1 पॉइंट पर मैक्सिमम है, वी नॉट के इक्वल है। और हमें जब रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज के स्क्वायर का मीन लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर वोल्टेज है वहाँ पर उन वोल्टेजेस के स्क्वायर लेकर उनका एवरेज यानी मीन लेते हैं। तो पहले तो इनका स्क्वायर ले लें, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर प्लस ये वोल्टेज ज़ीरो इसका स्क्वायर प्लस ये वोल्टेज ज़ीरो इसका स्क्वायर, तमाम वोल्टेजेस का स्क्वायर लिया। फिर हमने इनका मीन लेना है, मीन का मतलब है इन्हें ऐड करवा कर इनकी तादाद पर डिवाइड करवाना है। वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ज़ीरो का स्क्वायर तो कुछ होगा नहीं तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर रूट ले लें अगर हम, क्योंकि हमने रूट भी लेना है इसका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में यहाँ पर मीन तो आ गया, इसका रूट भी लेना है
तो वी नॉट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 2। तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वोल्टेज की हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, वो होगी वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक ही डायोड इस्तेमाल होता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड था वही डायरेक्ट करंट का भी टाइम पीरियड होगा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वही डायरेक्ट करंट की भी फ्रीक्वेंसी होगी। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वी नॉट ओवर 2 के इक्वल होगी। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, और इसके केस में हमारे पास यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर मौजूद है। इसमें 4 डायोड्स इस्तेमाल होते हैं और इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जब अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट दिया जाता है तो पहले हाफ साइकिल में जो एंड पॉजिटिव है उसकी वजह से ये वाला जो एंड है ए एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो एंड है बी एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। ए एंड पॉजिटिव और बी एंड नेगेटिव। ए एंड पॉजिटिव होगा तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है पी टाइप और बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है एन टाइप। क्योंकि पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव साइड से, इस डायोड में आएगा। ये डायोड पी टाइप जो है इसके साथ पॉजिटिव मिल रहा है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसमें से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एन टाइप है और बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से जुड़ा हुआ होता है, डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है। तो जब करंट यहाँ पर आया था उसके पास 2 रास्ते थे, इधर जाने का भी और इधर जाने का भी। इधर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस था तो इसमें से करंट गुजर गया, इधर वाला रिवर्स बाइस था तो करंट पास नहीं करेगा। उसके बाद करंट जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी 2 रास्ते इसके पास, इधर मूव कर सकता है या फिर इधर मूव कर सकता है। इधर मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, और बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ तो डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा, और रिवर्स बाइस के केस में करंट फ्लो नहीं करता तो करंट इधर आने के बजाय नीचे मूव कर जाएगा और करंट रेजिस्टर में से पास कर कर इधर मूव करेगा। तो ये वाला डायोड चूँकि इसका पी टाइप जो है वो पॉजिटिव एंड से जुड़ा है तो ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये करंट फ्लो इस तरफ कर जाएगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ वापस एन टाइप की तरफ। तो पहले हाफ साइकिल में करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा, इस डायोड में से पास करेगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, फिर इस रेजिस्टर में से पास करेगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा और फिर इस डायोड में से जो कि फॉरवर्ड बाइस्ड है यहाँ से फ्लो करता हुआ नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा। जबकि अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, करंट अब जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला एंड पॉजिटिव है तो उसकी वजह से ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी टाइप मिल रहा है, और ये वाला डायोड रिवर्स बाइस होगा क्योंकि बैटरी के नेगेटिव के साथ जो है इसका पॉजिटिव मिल रहा है। तो जो करंट है वो इधर मूव नहीं करेगा, ये रिवर्स बाइस्ड है, करंट इस तरफ मूव
करेगा फॉरवर्ड बाइस्ड की तरफ और फिर करंट यहाँ पर आ जाएगा। जब करंट यहाँ पर आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, इधर मूव करने का या इधर मूव करने का। इधर ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है ये एन टाइप, ये जो एन टाइप है ये पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है और ये वाला डायोड रिवर्स बाइस्ड है। तो करंट इधर फ्लो करने के बजाय नीचे की तरफ फ्लो करेगा और रजिस्टर में से दोबारा करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जाएगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर आएगा। फिर इस पॉइंट पर आकर डायोड जो है वो इसका पी टाइप मिल रहा है पॉजिटिव के साथ, तो ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो करंट फ्लो यहाँ से करता हुआ इस पॉइंट पर जाएगा और वापस नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में या क्या होगा कि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करता हुआ बी के पास आएगा, बी से फ्लो करता हुआ इस डायोड के पास, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इस डायोड से फिर रजिस्टर में, रजिस्टर से फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पर और फिर ये डायोड चूँकि फॉरवर्ड बाइस्ड है तो यहाँ से फ्लो करता हुआ नेगेटिव साइड पर आ जाएगा। अब इन दोनों केसेस में जो करंट है उसने रजिस्टर में से सेम डायरेक्शन में ही फ्लो किया है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। लेट्स से ये जो है वो हमारे पास एसी करंट था, तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट जो है वो पॉजिटिव ही रहा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग करंट में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, यानी जो करंट है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुई है जबकि डायरेक्ट करंट की दो वेव्स हो चुकी हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुई है और इसकी दो वेव्स गुजर चुकी हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से। इनपुट यानी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी निस्बत जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम्स होगी। इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड देखें तो आउटपुट का जो टाइम पीरियड है वो इनपुट के टाइम पीरियड से हाफ होगा, यानी जहाँ अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लग रहा था इसको जो है T/2 लगेगा, हाफ टाइम लगेगा डायरेक्ट करंट पे। तो डायरेक्ट करंट का टाइम पीरियड जो है वो हाफ होगा अल्टरनेटिंग करंट की निस्बत फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड्स चाहिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो ये था फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसकी VRMS की वैल्यू जो है उसका फार्मूला होगा V0/√2। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज का निकालने का फार्मूला है V0/√2। और इसके अलावा अगर टिपिंग कर दी जाए फुल वेव रेक्टिफिकेशन में तो टेप्ड रेक्टिफायर के केस में जो डायोड्स की तादाद चाहिए होती है वो 2 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है, याद रख लें।